हेलो एवरीवन। तो आज हम कर रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट 6। आप इस सीरीज़ को पूरी देखना और ये आपको टीजीटी सोशल साइंस और साथ में क्लास 10th के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी शक्ति मजबूत करने की कोशिश की तो उदारवाद और राष्ट्रवाद को किससे जोड़ा जाने लगा? धर्म सुधार से, क्रांति से? तो बी ऑप्शन राइट है, क्रांति से जोड़ा जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से क्षेत्र क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रमुख केंद्र थे? इटली और जर्मन राज्य ये भी था, ओटोमन साम्राज्य के प्रांत ये भी थे, आयरलैंड और पोलैंड ये भी था। तो ऑल ऑफ दीज। तो डी ऑप्शन राइट है, ऑल ऑफ दीज। अगला है, इन क्रांतियों का नेतृत्व किसने किया? किसान ने, उदारवादी और राष्ट्रवादी ने? तो बी ऑप्शन राइट है, उदारवादी और राष्ट्रवादी ने। इस आंदोलन का नेतृत्व उन लोगों ने किया जो संविधान चाहते थे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहते थे और अपने राष्ट्र का एकीकरण चाहते थे। क्रांतिकारी नेतृत्व मुख्यतः किस वर्ग से आता था? शिक्षित मध्य वर्ग। ए ऑप्शन राइट है। इस आंदोलन का नेतृत्व अधिकतर प्रोफेसर, शिक्षकों, वकीलों, व्यापारियों और सरकारी कर्मचारियों ने किया और यह सभी शिक्षित मध्य वर्ग के सदस्य थे। शिक्षित मध्य वर्ग में कौन कौन शामिल थे? प्रोफेसर और स्कूल शिक्षक, क्लर्क, व्यापारी और व्यवसायी या ऑल ऑफ द अबव? तो डी ऑप्शन राइट है। प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ? इटली में हुआ, फ्रांस में, जर्मनी या ग्रीस? तो डी ऑप्शन राइट है, ग्रीस में हुआ। यूरोप में राष्ट्रवादी विद्रोह की शुरुआत ग्रीस से हुई और ग्रीक जनता ने ओटोमन साम्राज्य के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया था। तो किसके विरुद्ध किया था? ओटोमन साम्राज्य के। अगला है, प्रथम विद्रोह कब हुआ? 1815, जुलाई 1830, 1821? तो सी ऑप्शन राइट है, 1821 में। ग्रीस का स्वतंत्रता संग्राम 1821 में शुरू हुआ और इसे यूरोप का पहला प्रमुख राष्ट्रवादी विद्रोह माना जाता है। और ये किसके विरुद्ध था? ओटोमन साम्राज्य के। 1815 के बाद सत्ता में बहाल किए गए शासकों को किसने हटाया? रूढ़िवादियों ने या उदारवादी क्रांतिकारियों ने, राजतंत्रवादियों ने या सामंतों ने? तो बी ऑप्शन राइट है, उदारवादी क्रांतिकारी ने। अगला है, फ्रांस में किसे संवैधानिक राजतंत्र का प्रमुख बनाया गया? नेपोलियन, लुई फिलिप? तो बी ऑप्शन राइट है, लुई फिलिप को बनाया गया। 1830 की जुलाई क्रांति के बाद फ्रांस में हुई लुई फिलिप को सिटीजन किंग के रूप में संवैधानिक राजतंत्र का प्रमुख बनाया गया। अगला है, मेटरनिक ने फ्रांस के बारे में क्या कहा? फ्रांस यूरोप का नेता है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह टीजीटी एसएसटी में आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसने बी ऑप्शन राइट है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मेटरनिक का अर्थ था कि फ्रांस में होने वाली राजनीतिक घटनाओं का प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ता है। फ्रांस को यूरोप की क्रांतियों का केंद्र माना जाता था। जुलाई क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हुआ? पोलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड या इटली? तो बी ऑप्शन राइट है, बेल्जियम अलग हुआ था। किस घटना ने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया? फ्रांसीसी क्रांति। तो ए ऑप्शन राइट है, फ्रांसीसी क्रांति। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार पूरे यूरोप में फैलाए और इससे शिक्षित वर्ग में राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई। है, यूनान कितनी शताब्दियों से ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था? तो बी ऑप्शन राइट है, 5 शताब्दियों से, मतलब 500 वर्षों तक ओटोमन साम्राज्य के अधीन रहा। यूनान कितनी शताब्दियों से ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था? बी ऑप्शन राइट है, 5 शताब्दी। अगला है, यूनान की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब शुरू हुआ? तो बी ऑप्शन राइट है, 1821 में। प्राचीन यूनान संस्कृति के प्रति सहानुभूति को क्या कहा जाता है? नेशनलिज्म, लिबरलिज्म, हेलेनिज्म? तो सी ऑप्शन राइट है। हेलेनिज्म का अर्थ होता है प्राचीन यूनान संस्कृति, साहित्य और कला के प्रति आकर्षण और सम्मान। यूरोप के कई बुद्धिजीवियों ने यूनान के समर्थन में इसी भावना से कार्य किया। कवियों और कलाकारों ने यूनान को किस रूप में प्रस्तुत किया? एशिया का केंद्र या यूरोपीय सभ्यता का पालना? तो बी ऑप्शन राइट है, यूरोपीय सभ्यता का पालना। ये आ चुका है टीजीटी एसएसटी में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यूनान को दर्शन, लोकतंत्र, कला और साहित्य का जन्म स्थान माना जाता है, इसलिए उसे यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा गया। अगला है, यूनान के संघर्ष के समर्थन में धन एकत्र और युद्ध में भाग लेने वाले अंग्रेज कवि कौन थे? तो सी ऑप्शन राइट है, लॉर्ड बायरन। इन्होंने ग्रीस की स्वतंत्रता के लिए धन जुटाया और स्वयं युद्ध में भाग लिया। वे ग्रीक स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रसिद्ध विदेशी समर्थकों में से एक था। लॉर्ड बायरन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1824 में हुई थी, बुखार होने के कारण। अगला है, किस संधि ने यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी? तो यह है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको हम कहते हैं कुस्तुनतुनिया की संधि। तो बी ऑप्शन राइट है। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब मान्यता मिली थी? तो यह मिली थी 1832 में। तो
तो डी ऑप्शन राइट है। देखो, ग्रीस में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी 1821 में और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी 1832 में, याद रखना। अगला है, राष्ट्रवाद का विस्तार केवल किनसे नहीं हुआ? पहला है युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार, तो ए ऑप्शन राइट है। युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से ही नहीं विकसित हुई, बल्कि कला, संस्कृति, कविता, संगीत, लोक कथाएं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्र के विचार के निर्माण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो बी ऑप्शन राइट है, संस्कृति ने। अगला है, निम्न में से किन माध्यमों ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहायता की? कला ने, काव्य ने, कहानियाँ, किस्से और संगीत ने, या ऑल ऑफ द अबव? तो डी ऑप्शन राइट है, ऑल ऑफ द अबव। अगला है, राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन कौन सा था? उदारवाद, रूढ़िवाद, रोमानियत? तो सी ऑप्शन राइट है। एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने भावनाओं, लोक संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव को महत्व दिया और राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। अगला क्वेश्चन है, रोमानियत क्या थी? सैन्य आंदोलन था, राजनीतिक दल था, या सांस्कृतिक आंदोलन था? तो सी ऑप्शन राइट है। ये एक सांस्कृतिक आंदोलन था। यह कोई राजनीतिक दल या सैन्य आंदोलन नहीं था। यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो भावनाओं, कल्पना और लोक संस्कृति पर आधारित था। अगला है, रोमानियत का उद्देश्य क्या था? उपनिवेशवाद फैलाना, एक विशेष प्रकार के राष्ट्रीय भावना का विकास करना? तो बी ऑप्शन राइट है। रोमानी कलाकारों और कवियों ने किसके बजाय भावनाओं, अंतर्ज्ञान और रहस्यवाद का महत्व दिया? तर्क वितर्क? तो ए ऑप्शन राइट है, रीजन और साइंस को। राष्ट्रवाद के निर्माण में संस्कृति का क्या योगदान था? केवल मनोरंजन का? राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ना और व्यक्त करना? तो बी ऑप्शन राइट है। संस्कृति ने लोगों को एक समान पहचान और गौरव की भावना दी जिसमें राष्ट्रवाद मजबूत हो सके। निम्न में से कौन राष्ट्रवाद के सांस्कृतिक स्रोतों में शामिल है? संगीत है, लोक कथाएं है, कविता है, या ऑल ऑफ द अबव है? तो डी ऑप्शन राइट है। अगला है, रोमानी कलाकारों और कवियों ने किसकी आलोचना की? लोकतंत्र की, तर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की? तो बी ऑप्शन राइट है। रोमानी कलाकारों ने किन बातों पर जोर दिया? युद्ध और विजय, व्यापार और उद्योग, भावनाएं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाएं? तो सी ऑप्शन राइट है। अगला है, रोमानी विचारकों का प्रयास क्या था? साम्राज्य विस्तार, साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और साझा संस्कृति अतीत को राष्ट्र का आधार बनाना? तो बी ऑप्शन राइट है। किस जर्मन दार्शनिक का नाम इस संदर्भ में दिया जाता है, मतलब रोमानियत के संदर्भ में दिया जाता है? तो बी ऑप्शन राइट है, गॉटफ्रीड। अगला है, रोमानी विचारकों के अनुसार सच्ची जर्मन संस्कृति कहाँ निहित थी? राजमहलों में, चर्च में, या आम लोग में? तो सी ऑप्शन राइट है, आम लोगों में। अगला है, दास वोल्क का क्या अर्थ है? राजा, सैनिक, आम लोग? तो सी ऑप्शन राइट है, आम लोग। अगला है, राष्ट्र की सच्ची आत्मा को क्या कहा गया? तो बी ऑप्शन राइट है, वोल्क्सगाइस्ट। अगला है, वोल्क्सगाइस्ट किस में प्रकट होती है? लोकगीत में, जनकाव्य में, लोक नृत्य, या ऑल ऑफ द अबव? तो डी ऑप्शन राइट है। लोक संस्कृति के किन रूपों को एकत्र और अभिलेखित किया गया? लोकगीत को, जनकाव्य को, लोक नृत्य को, या ऑल ऑफ द अबव? तो डी ऑप्शन राइट है। अगला है, लोक संस्कृति को एकत्र करने का उद्देश्य क्या था? मनोरंजन, प्राचीन परंपराओं को समाप्त करना, राष्ट्रीय भावना को लोकप्रिय बनाना? तो सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, राष्ट्रीय भावना को लोकप्रिय बनाना, लोगों को उनके साझा अतीत से जोड़ना था, राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना था और राष्ट्रवादी भावना फैलाना था। अगला है, स्थानीय बोलियों पर बल देना किसके लिए आवश्यक था? व्यापार विस्तार, राष्ट्रीय निर्माण की परियोजना? तो बी ऑप्शन राइट है। राष्ट्रीयता फैलाने के लिए लोगों तक उनकी अपनी भाषा में संदेश पहुंचाना जरूरी था। यदि संदेश केवल उच्च वर्ग की भाषा में होता तो आम लोग उसे समझ नहीं पाते थे। स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य क्या था? केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को पुनर्जीवित करना, आधुनिक राष्ट्रीय संदेशों को अधिक लोगों तक पहुंचाना? तो बी ऑप्शन राइट है। अगला है, आधुनिक राष्ट्रीय संदेश किन लोगों तक पहुंचाना था? केवल शिक्षित वर्ग, केवल सैनिक वर्ग, अधिक लोगों तक जिनमें अधिकांश निरक्षर थे, या केवल राज्यों तक? तो अधिक लोगों तक जिनमें से अधिकांश निरक्षर थे। उस समय बहुत से लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे, इसलिए गीत, कहानियाँ, लोक साहित्य, संगीत के माध्यम से राष्ट्रवाद फैलाया गया। यह विचार विशेष रूप से किस देश पर लागू हुआ? फ्रांस पर, जर्मनी पर, पोलैंड पर, या फिर इटली पर? तो सी ऑप्शन राइट है, पोलैंड पर। अगला है, 18वीं सदी के अंत में पोलैंड का विभाजन किन शक्तियों ने किया था? तो यह किया था रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया? बी ऑप्शन राइट है। अगला है, पोलैंड में राष्ट्रीय भावना किसके माध्यम से जीवित रखी गई? तो सी ऑप्शन राइट है, संगीत और भाषा। अगला है, राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वह किसने निभाई थी? बी ऑप्शन राइट है, भाषा ने।
अगला है रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को कहाँ से हटाया गया? तो सी ऑप्शन राइट है, स्कूलों से हटाया गया। जब रशिया ने पोलैंड पर नियंत्रण किया तो उसने पोलिश पहचानों को कमज़ोर करने के लिए स्कूलों में पोलिश लैंग्वेज हटाकर रशियन पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि स्कूल बच्चों की सोच और पहचान बनाते हैं। यदि बच्चों को अपनी भाषा ना पढ़ाई जाए तो उसकी राष्ट्रीय भावना कमज़ोर हो सकती है। अगला है पोलिश भाषा के स्थान पर कौन सी भाषा थोपी गई? जर्मन, फ्रेंच, रूसी या इतालवी? तो सी ऑप्शन राइट है। 1831 में रूस के विरुद्ध क्या हुआ था? तो बी ऑप्शन राइट है, सशस्त्र विद्रोह हुआ था। 1831 में पोलैंड के लोगों ने रूस के खिलाफ हथियार उठाकर विद्रोह किया और इसे नवंबर अपराइजिंग भी कहा जाता है। विद्रोह असफल रहा, लेकिन राष्ट्रीय भावना और मजबूत हो गई थी। पोलिश राष्ट्रवादियों ने किसे संघर्ष का हथियार बनाया था? तो बी ऑप्शन राइट है, भाषा को। अगला है चर्च के आयोजनों और धार्मिक शिक्षा में किस भाषा का उपयोग हुआ? रूसी का, जर्मन का, पोलिश का या फ्रेंच का? तो सी ऑप्शन राइट है, पोलिश भाषा का। जब स्कूलों में रशियन थोपी गई, लेकिन चर्चों में पोलिश भाषा का उपयोग जारी रहा और इससे लोगों की राष्ट्रीय पहचान सुरक्षित रही। अगला है बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को क्यों जेल में डाला गया? कर ना देने के कारण या रूसी शासन का समर्थन करने के कारण, पोलिश भाषा के उपयोग के कारण? तो सी ऑप्शन राइट है। रूसी अधिकारियों ने कई लोगों को कहाँ भेज दिया? तो ए ऑप्शन राइट है, साइबेरिया भेज दिया गया था। जो लोग रूसी शासन का विरोध करते थे उन्हें कठोर दंड के रूप में साइबेरिया भेज दिया गया, क्योंकि वहाँ अत्यधिक ठंड थी, दूर क्षेत्र था और कठिन जीवन परिस्थितियाँ थी। पोलिश भाषा किसका प्रतीक बन गई? व्यापार का, धार्मिक सुधार का, रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष? तो सी ऑप्शन राइट है। समय के साथ पोलिश लैंग्वेज केवल संचार का माध्यम नहीं रही, बल्कि रूसी शासन के विरुद्ध प्रतिरोध और स्वतंत्रता की पहचान बन गई। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, पूरी सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।